नमस्कार मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में सभी मेरे मित्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों की ढेर सारी बधाई मिली, शुभकामनाएं मिली। मैंने भी मेरे गुरुजनों को शुभकामनाएं भेजी। उसी उपलक्ष्य में कल चैनल क्रिएट किए हुए महीने भर हुआ। चैनल में आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे मित्र लोग। तकरीबन 500 से अधिक लोग मेरे से जुड़ चुके हैं और मैं अपेक्षा करता हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि हौसला अफजाई अगर मेरा करोगे तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको सीकर, जोधपुर, जयपुर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्थानीय क्षेत्र में ही राम सिंह जो गांव है और जालोर जिले का सेंट्रल पॉइंट है और यहीं पे मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। वैसे भी अब मेरे कोई काम है नहीं, सिर्फ पढ़ाना ही काम है। उसी संदर्भ में आपके अगर मेरे साथ इसी तरह सहयोग रहा तो आपकी अपेक्षाओं पे मैं पूरा खरा उतरने की भरसक कोशिश करूंगा। इसी संदर्भ में दोस्तों, अब अपन जिस विषय को लेंगे उसको टॉपिक वाइज लेंगे। इतने दिन जो दिए वो डेमो दिए थे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के। आज उसी क्रम में आज अपन इंडियन पॉलिटी को क्रम से शुरू करते हैं कि कहाँ से ये शुरू हुई। तो ठीक है ना। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास, भारतीय संवैधानिक इतिहास, यहाँ से मित्रों अपन शुरू करेंगे। भारतीय संवैधानिक इतिहास, भारतीय संवैधानिक इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। और एक भी एग्जाम यूपीएससी से लेकर लोअर एग्जाम तक नहीं रहता जहाँ पर संविधान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता या हिस्ट्री से संबंधित इसके प्रश्न नहीं आता। तो इंडियन पॉलिटी में अपन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसी संदर्भ में दो भागों में अपन पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई 1600 से लेके 1857 की क्रांति हुई तो दो भागों में अपन बांट दिया 1858 तक। और उसके बाद अपन 1859 से लेके 1947 जब देश आज़ाद हुआ, उस दो संदर्भ में अपन भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे। शुरुआती क्रम में दोस्तों मैं आपसे परिचय कराऊंगा कि ऐसा क्या था कि सर अंग्रेज भारत में ही आए और कोई देश नहीं था जा जाते। तो कारण क्या रहा कि अंग्रेज भारत में ही आए और यहीं पे इन्होंने अपना 200 साल तक शासन किया और अपनी राज्य व्यवस्था को खराब किया। संवैधानिक इतिहास में अपन भारतीय राज्य व्यवस्था और इसके संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, सारी बातें अपन पढ़ेंगे। प्रस्तावना के भाग सारे अपन देखेंगे इसमें। ठीक है। यहाँ तक कि पंचायती राज वगैरह सारे जो भी टॉपिक्स बनते हैं टोटल मैं आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बता दूंगा। 1 बाय 1 आप जुड़े रहिए मेरे से। ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी क्वालिटी वाला आपको वीडियोस और कहीं यूट्यूब पे ढूंढ लेना, मिल जाए तो मुझे कहना। क्योंकि अपन लोकल बिलोंग करते हैं तो लोकल को लोकल की भाषा समझ में आती है। और आप लोकल लोग अगर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई कैसे होगा। और मैं भी दोस्तों पहले ही बता चुका, अब ये मेरे काम का नहीं है। तो बेरोजगार मित्र जो मेरे से जुड़े हुए और विद्वान साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे उस समय सुनेंगे, तो उन सबसे निवेदन है कि आप मुझे प्रोत्साहित करें। तो अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को एक को भी बेरोजगार रहने नहीं दूंगा। ये गुरु पूर्णिमा में मैंने कल संकल्प लिया है कि अगली गुरु पूर्णिमा तक मैं इस क्षेत्र में आपको पुलिस के लिए, पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए, रीट के लिए, ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशनों में आप हजारों रुपये बर्बाद करते लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी गांव में सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर आपका सहयोग रहा तो अपन बात कर रहे थे भारतीय संवैधानिक इतिहास की। तो अंग्रेजों को कैसे मालूम पड़ा कि भारत ही अमीर देश है, इसके अलावा दूसरी जगह क्यों नहीं गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1591 में एक व्यक्ति था, रूडोल्फ पिच करके, इसने संपूर्ण विश्व की यात्रा की थी।
संपूर्ण विश्व की यात्रा की थी। ठीक है, वही इंग्लैंड का था रूरल पीस, और इसने संपूर्ण विश्व की यात्रा की। घूम घाम के वापस इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाके इसने अपने सभी मित्र व्यापारी जो भी थे, व्यापारी गणों को बताया कि यार मैं पूरे विश्व घूम के आया, लेकिन मैंने भारत जैसा कोई देश नहीं देखा। इतना अमीर देश है, और आप कहते हैं भारत को अपन सोने की चिड़िया कहते थे, घी दूध की या नदियाँ बहती थी। तो ऐसी स्थिति ये देख के गया इंग्लैंड का व्यक्ति, तो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के व्यापारियों को बताता है कि तुम लोग यार यहाँ सड़ रहे हो, इंग्लैंड में व्यापार कर रहे हो, क्यों नहीं वहाँ भारत चले जाते, वहाँ पे बढ़िया बिजनेस चलेगा, वहाँ के लोग भी भोले हैं, आपकी बातों में आ जाएंगे, और आप वहाँ जाके बिजनेस करो तो बिजनेस ग्रो अप हो जाएंगे। जैसे जिस तरह से अपने यहाँ से कैसे देशावर जाते प्रवासी बन के वहाँ रहते और कमाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये इंग्लैंड का था, तो व्यापारियों को बताया। तो व्यापारियों को भी ये बात जसी। तो व्यापारी उस समय एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम उस समय इंग्लैंड की महारानी ये थी। ठीक है ना। तो लगभग कहते हैं कि 101 व्यापारियों का समूह, कितने 101 व्यापारियों का समूह मिलकर इसके पास गया, महारानी जी के पास गया। और महारानी जी के पास जाने का एक उद्देश्य था, उनको जाके रिक्वेस्ट की कि महारानी जी आपका अगर हुक्म हो तो हम भारत देश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। क्योंकि उस समय अपने यहाँ का अखबार शासक था और रूरल पीस देख के गया था कि भारत किस तरह से अमीर है। तो एलिजाबेथ प्रथम ने कहा कि आप आराम से जाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो 31 दिसंबर 1600 को, ये डाटिया ध्यान रखना दोस्तों, इस पे एलिजाबेथ प्रथम ने, इस महारानी ने एक चार्टर बनाया, वो चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। किस लिए सर? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर पे क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। और व्यापारियों को बोला कि आप जम के वहाँ व्यापार करो, किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े, अगर मेरी बीच में जरूरत पड़े इंग्लैंड की, तो अगर साम दाम दंड भेद कभी युद्ध भी करना पड़े, चाहे सेना की भी जरूरत पड़े, तो आप निसंकोच बोलना, हम आपकी सहायता करने आएंगे। अब व्यापारियों का हौसला हो गया बुलंद। अब इससे आगे दोस्तों 31 दिसंबर के बाद हम देखते हैं कि किस क्रम में अकबर के बाद में पहले, सबसे पहले भारत कौन आता है, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने देश में स्थापना होती है। तो महारानी ने तो फरमान जारी कर दिया 31 दिसंबर 1600 को, चार्टर पे हस्ताक्षर भी कर दिए कि आराम से जाके आप व्यापार करो। ठीक है ना। तो ये डेट दोस्तों आप ध्यान में रखना। अपन दोस्तों देखते हैं 1608 में क्या हुआ सर? विलियम हॉकिंस को भारत भेजा कि भाई तू जा और देख क्या स्थिति है। तो उस समय शासक सर बदल गया था, ये आया तब तो अकबर था, ये आया उस समय शासक बन गया था जहांगीर। ठीक है। और विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के पास गया तो उसने दरबार में जाके निवेदन किया कि हम इंग्लैंड से आए और हमें व्यापार करने की अगर आप अनुमति देते हो तो हम आपके देश में व्यापार करेंगे, हम व्यापारी के रूप में आए हैं। तो बादशाह था, अब ये बादशाह भी बड़ा ही इंटेलिजेंट था, जहांगीर का ओवर माइंडेड था। जहांगीर ऐसा ही नहीं था कि जाओ और मौज करो व्यापार करो, ऐसे नहीं। इसकी एक दिक्कत थी, क्या थी सर? पुर्तगाली लोग दिक्कत दे रहे थे, और पुर्तगाली लोग कहाँ दिक्कत दे रहे थे? सूरत में। पुर्तगाली जो थे वो सूरत में अपना कब्जा जमाए बैठे हुए थे, और ये जहांगीर का ना तो मानते थे, और जहांगीर इनसे भिड़ता था तो ये भी बराबर का युद्ध करते थे। तो जहांगीर के दिमाग में जैसा कि इनको जमीन तो देनी पड़ेगी, फैक्ट्री खोलनी है, कंपनी खोलनी है, तो
इनको ज़मीन तो देनी पड़ेगी। तो विलियम हॉकिंस को राज़ी करने के लिए उसने कहा कि भाई तो सूरत चला जा, वहाँ मैं तेरे को 400 बीघा ज़मीन दे देता। तो सूरत में इसने 400 बीघा ज़मीन कहा कि विलियम हॉकिंस को कहा कि तू आराम से ले ले, और सूरत जाके, अपना सूरत गुजरात में पड़ता है, वहाँ जाके तू आराम से। अब उसको मालूम था अगर ये ताकतवर होंगे इंग्लैंड वाले तो अपने आप पुर्तगालियों को मारेंगे, तो सूरत में अपने आप ही 400 बीघा जमीन छूट जाएगी, मेरे कब्जे में आएगी और ये भी मेरे अधीन ही रहेंगे। तो जहांगीर ने भी जो सोच समझ के काम किया, तो इसको बुद्धिजीवी की भी आप कह सकते हैं कि इसने वहीं दिल्ली में नहीं बिठा दिया, इनको कहाँ भेज दिया, गुजरात में, कि जाओ सूरत और वहाँ जाके व्यापार करो। और अगर इनको मालूम था कि अगर जीत जाते पुर्तगाली तो इनका खात्मा हो जाएगा, और खात्मा होते ही क्या हो जाएगा, उस स्थिति में ये अपने अंडर में आ जाएंगे, और अगर इनमें ताकत नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ चले जाएंगे, इंग्लैंड। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देख आगे क्या होता है। तो आगे सर 1612 लेंगे। 1612 में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना खुला। अब कहाँ खुला ये तो बताने की जरूरत नहीं, तो फिर भी नहीं समझ में आया हो तो सूरत में खुला। तो कुछ हुआ नहीं क्या सर, पुर्तगालियों ने आराम से दे दी जमीन? नहीं, पुर्तगालियों ने वहाँ पर बहुत ही भयंकर युद्ध किया था, लेकिन बेचारे पुर्तगाली थे थोड़े, और वहाँ पे फिर इन्होंने तो एलिजाबेथ ने फरमान किया हुआ था कि जरूरत पड़े तो सेना भी हम भेजेंगे। तो इंग्लैंड से भेजे सैनिक, और 1612 वो तो 1608 में आया था विलियम हॉकिंस तो, और उसके बाद सेना वगैरह भेज के, तो पुर्तगाली थोड़े से ही थे तो उनको छोटा मोटा युद्ध करके उनको मार गिराया। और उसके बाद में 1612 में इन्होंने प्रथम कारखाना खोला सूरत में। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं 1615। ये ईस्वी लिखना सब, ईस्वी सदी चल रहे अभी। तो 1615 में सर टॉमस रो भारत आया। सर टॉमस रो भारत आया, ठीक है ना, सर टॉमस रो भारत आया। अगले क्रम में क्या होता है अपन देखते हैं दोस्तों। देखते हैं कि सर टॉमस रो भारत आया। भारत आएगा तो कहाँ जाएगा सर? दिल्ली जाएगा। और दिल्ली जाने पर उसको मालूम पड़ा कि जहांगीर साहब तो दिल्ली में है ही नहीं। और उस समय जहांगीर साहब कहाँ आए हुए थे? अजमेर में आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे सर? अजमेर में एक दुर्ग है, आपको मैं बताऊं, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में आए हुए थे, ठीक है ना। तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में थे। कहाँ थे जहांगीर साहब? अजमेर के मैगजीन। तो ये वहाँ से वापस कहाँ भागा भागा आया? अजमेर आया, आना ही था क्योंकि बादशाह से तो मिलना पड़ेगा। तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में इसकी मुलाकात सर कब हुई? तो मुलाकात हुई इसकी 10 जनवरी 1616 में। पहले कौन से हवाई जहाज थे या फ्लाइट थी जो फराक से उड़ के आ गया अजमेर, ठीक है ना, इतने संसाधन थे आवागमन के। तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में ये पहुंचा 10 जनवरी 1616 को। और कहते हैं कि सर यहाँ इस दुर्ग में सर टॉमस रो अजमेर इस जहांगीर के साथ 3 वर्षों तक रहा। 3 वर्षों तक रहा। और 3 वर्षों तक क्यों रहा? क्योंकि इसको मनाने के लिए, किसके लिए सर? व्यापार की अनुमति लेनी थी, तो जहांगीर को मनाना पड़ेगा। तो बढ़िया सेवा की इसने, सर टॉमस रो ने जहांगीर की 3 वर्षों तक बहुत बढ़िया अच्छी सेवा की। तो उसको मना लिया और व्यापार की अनुमति मिल गई। तो 10 जनवरी 1616 को इसको अजमेर की मैगजीन दुर्ग में मुलाकात हुई, जहाँ जहांगीर के साथ ये 3 वर्षों तक ठहरा। और उसके बाद में उसको व्यापार की अनुमति मिल गई। व्यापार की अनुमति मिल गई। व्यापार की अनुमति आखिर ले ही ली। अब हम व्यापार करना शुरू करें या नहीं करें? तो कईयों को दिमाग में आता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मैं दोस्तों आपको संवैधानिक इतिहास बता रहा हूँ कि कौन आया था, कैसे मालूम पड़ा, भारत कैसे अमीर था। तो उस क्रम में आप क्रमबद्ध देखते रहिए, एक एक तथ्यों को मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्रम में आप देखें। अब अंग्रेज तो आए थे किस नीति से? आपको मालूम है, साम दाम दंड भेद से, कैसे भी करके भारत पे कब्जा करना, ठीक है ना। तो अब सन 1700 में, 1700 ईस्वी में ये कलकत्ता पर हावी हो गई।
कलकत्ता पे हावी कह दो या अधिकार कर लो, एक ही बात है। यानी कलकत्ता को तो एक प्रकार से अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने, अंग्रेजों ने, और इनका तो काम ही यही था। धीरे धीरे एक एक कैचअप करते 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 पूरे भारत में किस तरह छा गए थे। तो 1700 में ही देख लो, इनका आवागमन 1600 से शुरू हुआ था और 1608 से लेकर 1700 में तो ये कलकत्ता को भी इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते थे 1707 ईस्वी। एक मुगल शासक था, लगभग तो इसे अंतिम ही मान लो, वैसे तो बहादुर शाह जफर था, लेकिन औरंगजेब एक नंबर का बेवकूफ़ था, ज़्यादा कोई बुद्धिमान था नहीं। तो इस औरंगजेब को जब खात्मा हुआ या अंग्रेजों ने इसको मार डाला या कुछ भी हुआ, जब इसका खात्मा हो गया एक प्रकार से, तो एक प्रतापी मुगल शासक के रूप में कह दो तो ये अंतिम के क्रम में ही अपन मान सकते। इसके बाद भी था लेकिन उनमें ज़्यादा दम नहीं था, तो औरंगजेब तक शासन चला था। तो 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो फिर इन्होंने मुंबई व मद्रास, मुंबई जिसे अब बॉम्बे बोलते थे उसे मुंबई बोलते, और मद्रास जिसे अब चेन्नई बोलते, इन दोनों पर कब्जा कर लिया। अब देख लो 3 महानगर इनके कब्जे में आ गए। कलकत्ता आ गया जिसे कोलकाता बोलते हैं, बॉम्बे आ गया जिसे अब मुंबई बोलते हैं, और मद्रास अब जिसे चेन्नई बोलते हैं। इन तीनों पर तो इसने 1707 तक अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, व्यापार की अनुमति मिल गई तो व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो जैसे जीएसटी वगैरह अपने देश में भी टैक्स तो लगता ही है, तो व्यापार में टैक्स देना पड़ता है। तो ये इंग्लैंड के थे तो भारत में व्यापार कर रहे थे, उस समय भी कर मुक्त तो था नहीं, तो टैक्स भरना पड़ता था। अब क्या होता है कि सर 1717 में मैंने कहा ना, औरंगजेब के बाद तो फिर ऐसे ही एक मुगल शासक आया था फर्रुखसियर, और कहते हैं कि फर्रुखसियर की गर्दन यूं टेढ़ी ही रहती थी, ठीक है ना, इस तरह से सीधा देख ही नहीं पाता था। तो फर्रुखसियर की जो गर्दन, टेढ़ी गर्दन थी ना, उस टेढ़ी गर्दन का, अब उस समय इंग्लैंड तो मैंने कहा ना विकसित देशों की श्रेणी में था, इंग्लैंड तो उस समय भी संसाधनों से पूर्ण था। तो फर्रुखसियर की टेढ़ी गर्दन का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बस पागल सा तो था ही ये, ठीक कर दिया तो खुश हो गया। खुश हुआ तो इसने अंग्रेजों को कहा कि आप आराम से व्यापार करो, और कैसे व्यापार करो, टैक्स फ्री यानी कर मुक्त व्यापार करो। अब आपको किसी प्रकार की टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब अंग्रेजों को मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब अंग्रेज व्यापार भी करेंगे और भारत को टैक्स भी नहीं देंगे। यानी एक प्रकार से ये समझ लो कि अब धीरे धीरे भारत जा रहा है अंग्रेजों के हाथ में। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, दोस्तों एक डेट इंपॉर्टेंट आती है 23 जून 1757। क्या है सर? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये कई बार पूछते भी है, ध्यान रखना। तो प्लासी के युद्ध से क्या मतलब, इसका भी इस इतिहास में बहुत महत्व है। बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था सर उस समय? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। और इंग्लैंड का जो था गवर्नर कह दो, कुछ भी कह दो, वो था रॉबर्ट क्लाइव। भयंकर युद्ध हुआ, ये रहे विनर साहब, जीते कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रानी रॉबर्ट क्लाइव जीते, तो एक प्रकार से बंगाल पे भी अधिकार इनका हो गया। किनका? अंग्रेजों का, क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया और रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में जीत गए, तो बंगाल पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नेक्स्ट में अपन दोस्तों, अब रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल के नवाब को हराया था, तो महारानी तो खुश होगी, वहाँ का इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री रहेगा वो तो खुश रह गई। तो रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर, क्योंकि यहाँ पे इनने नींव रखी थी EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया सर? रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव साहब क्या बन गए? बंगाल के प्रथम गवर्नर। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बंगाल पे कब्जा किया था और अच्छा सहयोग दिया था, इसलिए खुश होके इसको बंगाल का गवर्नर कह दो या वहाँ का शासक कह दो, बंगाल सौंप दिया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। लगभग अंग्रेजों ने
भारत पे अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेज छाने लगे थे जगह जगह पे। इसी क्रम में फिर अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इसी कारण फिर लोगों को फिर खुश भी करना पड़ता है, विद्रोह भी होते हैं सर, आज भी थोड़ा बहुत भी होते हैं, तुरंत अपन ज्ञापन देने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब भारतीय संवैधानिक इतिहास की जो शुरुआत होगी ना, यानी कुछ सुधारात्मक आंदोलन होंगे, वो यहाँ से शुरू होगा। तो 1773 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये पारित हुआ था और इसका एक ही उद्देश्य था कि EIC में व्याप्त, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना, भ्रष्टाचार को मिटाना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। 1773 का जो ये एक्ट था, तो इस एक्ट के प्रवर्तक कौन थे? ये एक्ट लाया किसने था सर? लाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री था उस समय अमेरिका का लॉर्ड नॉर्थ, और ये अमेरिका का प्रधानमंत्री था, इसने लाया था। और कहते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को ही संवैधानिक उपचारों की दृष्टि से संवैधानिक उपचारों का एक्ट कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का एक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैंने आपको किस तरह से बताया कि भारतीय संवैधानिक इतिहास शुरू हुआ। उस इतिहास में अपन अपने आज के सेशन को 1773 के एक्ट पे लाके छोड़ते हैं। कल सेशन में अपन दोस्तों देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, उसकी क्या क्या विशेषता थी, उसके आगे क्या क्या और भी गवर्नमेंट बने, क्या क्या एक्ट पारित हुए, किस तरह से आगे बढ़े अंग्रेज। कल के सेशन में अपन दोस्तों यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।